नमस्ते दोस्तों। हाल ही में आपने कुछ इस तरीके की न्यूज़ है जो न्यूज़पेपर्स में पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं सुनी होगी कि यूएस ऑयल प्राइसेस जो है वो नेगेटिव टर्न हो गए हैं। हो सकता है यूएस की ऑयल कंपनीज बैंकरप्ट हो जाए। इस तरीके की न्यूज़ आजकल जो है न्यूज़पेपर्स में आपको देखने को मिल रही होगी। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर जो यूएस ऑयल प्राइसेस है वो नेगेटिव क्यों हुई, इतना डिक्लाइन उसमें क्यों आया। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और आपने बेल आइकन अगर नहीं दबाया तो बेल आइकन जरूर दबाएं, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ऑयल प्राइसेस है उनके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। सबसे पहले सप्लाई और डिमांड तो होता ही है, किसी भी चीज़ में सप्लाई डिमांड तो होता ही है। सप्लाई अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है डिमांड से तो प्राइस जो है वो कम हो जाती है, और डिमांड अगर सप्लाई से बहुत ज़्यादा हो जाती है तो प्राइस वो है बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये तो मेजर फैक्टर है ही है और ये हमेशा कोर पे रहता है। उसके अलावा एक और फैक्टर यहाँ पे होता है, वो होता है कार्टेलाइजेशन। ये कार्टेल बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है, लाइक माइंडेड कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का, लाइक माइंडेड कुछ ऐसी एंटिटीज़ का, जो एक कॉमन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब ये आपस में डिसाइड करते हैं कि चलो अपन ग्लोबल प्राइजेस को अफेक्ट करते हैं, उस प्रोडक्ट की जो ग्लोबल प्राइजेस है उसको अपन ट्वीक करते हैं। कैसे ट्वीक करते हैं? सप्लाई को चेंज करके। अगर वो सप्लाई बढ़ा देते हैं तो प्राइस कम हो जाएगी, सप्लाई अगर वो कम कर देते तो प्राइस बढ़ जाएगी। इस चीज़ को बोलते हैं कार्टेलाइजेशन। तो ऑयल से रिलेटेड अगर अपन बात करें तो एक कार्टेल है ओपीईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सचेंज कंट्रीज। यहाँ पे कुछ 14 कंट्रीज हैं, जिसमें मेजोरिटी कंट्रीज जो है वो मिडिल ईस्ट की है, वेस्ट एशिया जिसको अपन बोलते हैं, है ना, सऊदी अरब, ईरान, इराक वगैरह। ये जो है ऑयल प्राइसेस को डिटरमाइन करते हैं। सप्लाई बढ़ा करके कम करके ये ऑयल प्राइसेस को वेरी कर सकते हैं, और इनमें आपस में पॉलिटिक्स भी चलती रहती है, इंट्रा पॉलिटिक्स और इंटर पॉलिटिक्स दूसरी कंट्रीज से। जिसे ये लोगों को इस तरीके से अपने टर्म्स पे लाने की कोशिश करते हैं कि अगर इनकी पॉलिसीज के हिसाब से आप चलोगे तो आपको आपकी जो ऑयल प्राइसेस है वो कंट्रोल में रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। तो इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पे चलती है। तो ये होता है कार्टेलाइजेशन। एक और होता है फ्यूचर्स मार्केट। इसको अपन आगे वाली स्लाइड में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हेजिंग और स्पेकुलेशन जो है ये सारी चीज़ें अपन समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं फ्यूचर को। फ्यूचर क्या होता है? एक डेरिवेटिव होता है। अब डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी असेट से अपनी वैल्यू डेराइव करता है। अब असेट क्या हो सकता है? असेट मान लीजिए कोई कमोडिटी है, गोल्ड हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कोई शेयर हो सकता है, कोई बॉन्ड हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है ऐसे। तो डेरिवेटिव जो है अपनी वैल्यू इससे डेराइव करता है। और फ्यूचर्स क्या है? फ्यूचर एक डेरिवेटिव है, लेकिन इसको फ्यूचर क्यों बोलते हैं उसको अपन समझते हैं। ये मान लीजिए एक बायर है और भी एक सेलर है। ये डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में एक डेट को अपन एक प्राइस पे एक ट्रांजैक्शन यहाँ पे करेंगे। तो मान लीजिए ए को खरीदना है ऑयल, ठीक है, तो ये बोलता है कि फ्यूचर में 100 रुपये में 20 अप्रैल को अपन एक ट्रांजैक्शन करेंगे, मैं 100 रुपये में आपसे ऑयल खरीदूंगा। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको फ्यूचर बोलते हैं कि फ्यूचर में एक डेट को यहाँ पे ट्रांजैक्शन होने वाला है। अब ये जो बायर है ये ऐसा क्यों करता है? इसको डर है कि हो सकता है प्राइस बहुत ज़्यादा चली जाए। मान लीजिए उस दिन प्राइस जो है 120 चली गई, ठीक है, प्राइस अभी कम थी लेकिन फ्यूचर में ज़्यादा चली गई, और उसने क्या बोला था कि हमें 100 रुपये में आपसे खरीदूंगा। तो उस दिन प्राइस 120, तो यहाँ पे इसको 20 रुपये का फायदा हो गया, है ना। तो ये इस चीज़ को क्या बोलते हैं अपन? हेजिंग। उसने अपना रिस्क जो है वो हेज कर दिया, क्योंकि उसको डर था कि बहुत ज़्यादा हो जाएगी फ्यूचर में, उस प्राइस में मेरे को नहीं खरीदना है। तो मैं बायर से कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता हूँ और सेलर से कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता हूँ और अपना रिस्क हेज कर देता हूँ। इस चीज़ को बोलते हैं हेजिंग। ठीक है, तो ये तो एक मैंने आपको जनरल समझाने के लिए बोल दिया। इस तरीके का ट्रांजैक्शन जो होता है उसको फ्यूचर बोलते हैं, कि जिसमें बायर और सेलर कमिट करते हैं टू बाय एंड सेल एन एंटिटी एट प्री डिफाइंड प्राइस और प्री डिफाइंड डेट को। ठीक है, एक एक्सपायरी डेट होती है यहाँ पे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसकी एक्सपायरी डेट होती है। ठीक है, लेकिन जनरली जो प्रैक्टिकली अगर अपन बात करें तो ये ट्रांजैक्शन होते हैं फ्यूचर एक्सचेंजेस पे। अलग अलग एक्सचेंजेस होते हैं जिसपे फ्यूचर जो है वो खरीदे बेचे जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं कमोडिटी की बात करता हूँ। अब मैंने आपको बताया कि फ्यूचर एक डेरिवेटिव है, वो किसी से भी अपनी वैल्यू डिराइव कर सकता है। तो अगर किसी कमोडिटी से डिराइव हो रहा है अपनी वैल्यू तो उसको अपन बोलेंगे कमोडिटी फ्यूचर। ठीक है, ऑयल फ्यूचर्स हो सकते हैं, गोल्ड फ्यूचर्स हो सकते हैं, इस तरीके के फ्यूचर्स हो सकते हैं। अगर अपन कमोडिटी की बात करें, यहाँ पे कमोडिटी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अपन ऑयल स्पेसिफिक बात करने वाले हैं। अब जब कमोडिटी का केस है तो इसमें जो बायर है उसके पास दो ऑप्शन है। या फिर तो वो क्या करेगा कि फिजिकल डिलीवरी देगा उस ऑयल की या उस कमोडिटी की जब भी एक्सपायरी डेट आती है। मान लीजिए 20 अप्रैल एक्सपायरी डेट है किसी फ्यूचर की, तो 20 अप्रैल को या फिर तो वो क्या करेगा, फिजिकल डिलीवरी लेगा कि उसको ऑयल खरीदना है, या फिर वो उसी से पहले उसको सेल कर देगा। ठीक है, तो ये जो दूसरा केस है ना, इसको बोलते हैं स्पेकुलेशन। मैक्सिमम लोग जो है वो स्पेकुलेशन करते हैं। वो क्या करते हैं कि उनको लग रहा है कि हाँ ऑयल प्राइसेस जाने वाली है, वो एक प्राइस में उसको खरीदते हैं, फ्यूचर्स को खरीदते हैं,
और एक्सपायरी डेट से पहले उसको बेच देते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, है ना। जैसे स्टॉक मार्केट में लोग नहीं करते, बस वही चीज़ है, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और निकल जाते हैं। तो मैक्सिमम लोग 90% से ज़्यादा लोग यही करते हैं। जो फिजिकल डिलीवरी लेने वाले लोग होते हैं वो कौन होता है? ऑयल कंपनीज होती है, जिनको ऑयल एक्चुअली खरीदना है ना। ऑयल कंपनीज हो गई, या फिर मान लीजिए एयरलाइन हो गई, जिसको ATF चाहिए, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, है ना, इनको फिजिकल डिलीवरी चाहिए। तो कमोडिटी फ्यूचर में बायर के पास ये दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। ये अपना ये समझना क्यों जरूरी है वो आपको आगे चलते हुए समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको समझा देता हूँ एक बार क्रूड ऑयल के टाइप्स। 3 प्राइमरी क्रूड ऑयल होते हैं। एक होता है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, जिसकी यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। ये जो US ऑयल जो स्टार्टिंग में आपने लिखा हुआ देखा था ना, वो यही है, WTI, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। एक होता है ब्रेंट क्रूड, जो आपने बहुत बार सुना होगा, और एक होता है दुबई क्रूड, या दुबई एंड ओमान क्रूड, ओमान भी इसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये 3 प्राइमरी और भी प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ये जो इनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इनकी डिमांड ज़्यादा है, इनकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। अब मैं US ऑयल की बात करूँ, मतलब WTI की बात करूँ, तो मैंने आपको बताया कि ये जो है कमोडिटी है, इसका एक्सचेंज आप कैसे कर सकते हो, इससे जो रिलेटेड फ्यूचर्स है मतलब उसका एक्सचेंज आप कैसे कर सकते हो, एक्सचेंज पे कर सकते हो। यहाँ पे जो एक्सचेंज है इसका नाम है नाइमेक्स। नाइमेक्स का मतलब है न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज। WTI के जो फ्यूचर्स हैं वो इस एक्सचेंज पे खरीदे बेचे जाते हैं, ठीक है। तो आपने 2 चीजें समझ ली, एक तो फ्यूचर्स के बारे में समझ लिया, और WTI और नाइमेक्स के बारे में आपने समझ लिया। किस तरीके से उस फ्यूचर्स को आप यहाँ पे खरीदोगे बेचोगे, जो US ऑयल है उसको किस तरीके से खरीदोगे बेचोगे, वो आपको समझ में आ गया, क्योंकि फ्यूचर्स अपने पिछली स्लाइड में डिटेल में यहाँ पे समझ लिया। अब देखिए इस तरीके की न्यूज आती है, WTI क्रूड ऑयल जो है ट्रेड्स इन नेगेटिव फॉर द फर्स्ट टाइम एट -37 पर बैरल, ठीक है। -40 तक जा चुका था एक्चुअली। इस तरीके की न्यूज आती है। नेगेटिव में क्यों चला गया उसकी हम बात करेंगे। एक तो मैंने आपको सप्लाई डिमांड तो बता ही दिया था, सप्लाई डिमांड का सीन एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना। डिमांड एकदम कम होती है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो वो तो एक मेजर डिटरमाइनिंग फैक्टर है ही है। उसके अलावा भी यहाँ पे एक फैक्टर है, वो उसकी हम बात करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये तो सप्लाई डिमांड देख लेते हैं अपन। सप्लाई जो है वो कंटिन्यू रही, आप देखेंगे अक्टूबर से, मतलब ये जो है सप्लाई नियरली जो कांस्टेंट रही है जनवरी 2019 से अभी तक। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि पिछले साल के एंड से यहाँ पे डिमांड जो है वो कम होने लग गई, और अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे इस साल का जो डिमांड नीचे करने का जो मेजर फैक्टर है वो है कोविड-19 पैंडेमिक। लॉकडाउन हो गए, ना एविएशन कंपनीज को फ्यूल चाहिए, ना जो है आपके ऑयल कंपनीज को इतना फ्यूल चाहिए, ऑयल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कम हो गया, गाड़ियाँ ही नहीं चल रही, इंडस्ट्रीज नहीं चल रही, तो यहाँ पे जो है डिमांड एकदम प्लमेट हो गई, एकदम कम हो गई, ठीक है। तो ये तो एक मेजर फैक्टर है। उसके अलावा देखिए क्या फैक्टर है, US में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, जो ये WTI प्रोड्यूस करती है, वो उसको स्टोर करती है यहाँ पे क्यूशिंग में, जो ओक्लाहोमा में एक जगह है, ठीक है। तो जो हेजर्स जो होते हैं, जो फिजिकल डिलीवरी लेना चाहते हैं इस ऑयल की, वो उसकी डिलीवरी यहीं से लेते हैं, जिनको चाहिए होता है वो यहीं से लेते हैं। अब ये जो है यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो स्टोरेज है वो फुल हो चुका है, और तो और ऐसा हो गया कि इनको रेंट करके ऑयल को स्टोर करना पड़ रहा है। क्योंकि क्या हुआ, मैंने आपको क्या बताया, डिमांड इतनी कम हो गई, इन्होंने प्रोडक्शन जारी रखा, प्रोडक्शन हॉल्ट नहीं कर सकते, उसको फिर से रिवाइव करना जो है अपने आप में एक टास्क हो जाता है, और उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है, तो प्रोडक्शन हॉल्ट नहीं कर सकते, प्रोडक्शन कट डाउन जरूर किया। अब ये डिमांड एकदम कम हो गई और सप्लाई ठीक ठाक मेंटेन्ड है, तो क्या हुआ, इनकी स्टोरेज जो कैंस थे, जितने भी स्टोरेज था वो पूरा जो है फुल हो गया। इन्होंने जो और भी कार्गो ला करके स्टोर कर रखा है वो भी सब फुल हो गया। इनको जो है अब इनको स्टोर करने में जो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट लगने लग गया, ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे फैक्टर हो रहा है, ठीक है। और फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, मेन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी एक्सपायरी डेट है 21 अप्रैल। ये डिक्लाइन जो हुआ वो है 20 अप्रैल को, वो मैं बताता हूँ। अब क्या हुआ, 20 अप्रैल को सबने एग्रेसिव सेलिंग स्टार्ट कर दी। तो मैंने आपको बताया था स्पेक्यूलेटर्स के बारे में, तो स्पेक्यूलेटर्स तो यही करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं निकलते हैं, प्रॉफिट लॉस बुक करते हैं निकलते हैं। स्पेक्यूलेटर्स को यहाँ पे पता चल गया कि वो तो लॉस में ही जाने वाले हैं, तो वो अपना लॉस बुक करके निकल लिए। 90% से ज़्यादा लोग तो यही हैं, ठीक है। 20 अप्रैल को निकल गए, 21 अप्रैल को एक्सपायरी थी, क्योंकि अगर 21 अप्रैल तक आप वेट करते हैं तो आपको फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ती है। तो स्पेक्यूलेटर क्या करते हैं, पहले निकल जाते हैं, तो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब बचे यहाँ पे जो फिजिकल डिलीवरी जो लेने वाले थे, जैसे कुछ कंपनीज, ऑयल कंपनीज होती है, या फिर जो एविएशन कंपनीज होती है, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया। अब क्या क्या उन्होंने भी सेल कर दिया। जब इतनी सेलिंग हो जाती है, सेलिंग इतनी जब ज्यादा हो जाती है, तो प्राइस जो है वो एकदम से डिक्लाइन करती है, एकदम से डिक्लाइन कर जाती है।
अब बात यह है कि उन्होंने सेल क्यों किया। जो हेजर्स है, इनको फिजिकल डिलीवरी लेनी थी, इनको ऑयल चाहिए था, उन्होंने क्यों इसको सेल किया। देखो सीधी सीधी बात है, मैंने आपको बताया ना फ्लाइट चल रही है, तो जो ये कंपनीज है, एयरलाइंस है, इनको क्यों लेना है अब ऑयल। उनकी फ्लाइट ज़्यादा चली ही नहीं, केवल कार्गो में अब जो है इस्तेमाल हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में बस जो है मोस्टली फ्लाइट चल रही है, ना इनके कुछ काम आ रहा है ज़्यादा, ना ऑयल कंपनी जो है उतना ज़्यादा कोई प्रोसेसिंग कर रही है अभी। अब ये ऑयल की सप्लाई ले लें, लेकिन इसको स्टोर कहाँ करें, ठीक है। और सप्लाई लेंगे उसमें ट्रांसपोर्टेशन का भी कॉस्ट आएगा, फिर उसके ऊपर से अब स्टोर करना पड़ेगा, स्टोरेज का भी कॉस्ट आएगा, प्लस इनके पास इतना ज़्यादा स्टोरेज भी नहीं है, तो ये क्यों ले। तो इन्होंने क्या किया, उन फ्यूचर्स को बेच दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि स्पेक्यूलेटर्स और जो ये हेजर्स हैं, दोनों ने सेल कर दिया, और उसकी वजह से प्राइस एकदम कम आ गई। उसके अलावा एक और चीज़ है यहाँ पे, मैंने आपको क्या बताया लास्ट स्लाइड में, कि जो प्रोड्यूसर्स है, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं मास लेवल पे, उनका जो स्टोरेज का कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है। ये अब डेस्परेट हो गए कि अब इनको जो है ये ऑयल सेल करना है, तो ये बोल रहे हैं कि हमसे पैसे भी ले लो, लेकिन तुम सेल ये जो ऑयल है इसकी फिजिकल डिलीवरी ले लो। क्योंकि अब ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड में ये बताया कि आप प्रोडक्शन ये रोक नहीं सकते, प्रोडक्शन रोक के फिर से स्टार्ट करना जो है वो ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, नेगेटिव प्राइस से हम पैसा दे देंगे ऊपर से, लेकिन आप ऑयल ले लो, ठीक है, ताकि हमारा जो ये स्टोरेज का कॉस्ट है वो तो कम हो जाए एक बार के लिए। देखिए तो प्रोड्यूसर्स भी बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, और ये डेस्परेट है जो है इसको फिजिकल डिलीवरी देने के लिए, सेल करने के लिए, लेकिन ये डेस्परेट नहीं है खरीदने के लिए। ये इन्होंने भी जो है अपने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टोटली बेच दिए, और इसकी वजह से जो क्या हुआ, दोनों तरफ से डेस्परेशन, उसकी वजह से क्या हुआ, प्राइस एकदम नेगेटिव हो गई, ठीक है, एकदम नेगेटिव हो गई। और प्राइस नेगेटिव का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया कि अब जो सेलर्स हैं वो बोल रहे हैं बायर को कि आप पैसा ले लो, लेकिन हमें सरप्लस ऑयल से आप छुटकारा दिला दो, है ना। मतलब एक्चुअली ऐसा बोला नहीं, ये सब चीज़ें एक्सचेंज पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, ऐसा ये आपस में बात नहीं हुई है, लेकिन दिख जाता है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो गई सप्लाई और डिमांड बहुत कम हो गई है, इसलिए जो प्राइस है वो नेगेटिव की तरफ जा चुकी है। इस तरीके से आप देखेंगे 20 अप्रैल को, 21 अप्रैल को थी एक्सपायरी डेट, 20 अप्रैल को ये प्राइस अचानक से पूरा एकदम नेगेटिव आ गई, -40 तक चली गई, ठीक है। ये यहाँ पे ये मेजर फैक्टर हुआ जिसकी वजह से, दो मेजर फैक्टर्स हुए जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइस नेगेटिव हुई। अब बात करते हैं कि क्या इसको ये जो नेगेटिव प्राइस है उसका इंडिया को कुछ फायदा होगा क्या। तो मैंने आपको 3 किस्म के ऑयल बताए थे, दुबई, ब्रेंट और एक WTI की हमने बात करी। अब इंडियन बास्केट की बात करूं मैं, इंडियन क्रूड बास्केट की अगर मैं बात करूं, इंडियन क्रूड बास्केट में जो है दुबई ओमान ऑयल है, दुबई ऑयल, और दूसरा है ब्रेंट वाला, ठीक है। अब ये देखो सार स्वीट मैंने आपको केवल कॉन्सेप्ट बताने के लिए किया है, एक छोटा सा फैक्ट बताने के लिए। स्वीट क्या होता है, जिसमें सल्फर कंटेंट कम होता है, और सार होता है जिसमें सल्फर कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है, बस ये है। तो ये इंडिया जो है ज्यादातर क्या इंपोर्ट करता है, दुबई और ब्रेंट। तो जो WTI है वो इतना ज्यादा ये इंपोर्ट नहीं करता है, तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट इंडिया पे इसका कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। और अब मान लीजिए आप ये बोल सकते हैं कि WTI इतना कम जा रहा है और जो सप्लायर है वो आपको पैसे देने को तैयार है, तो आप उसी से ले लो। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है ना, इंडिया के पास स्टोरेज उतना ज़्यादा नहीं है। इंडिया एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाना चाह रहा है 15 मिलियन टन बैरल का, 15 मिलियन टन का, सॉरी 15 मिलियन टन का स्टोरेज बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक जो अपनी कैपेसिटी है वो 5 मिलियन की है, ठीक है। तो अभी अपने पास उतना ज़्यादा स्टोरेज नहीं है, ठीक है, तो अभी अपन ये सप्लाई नहीं ले रहे, और क्योंकि आप देखो ना डिमांड भी उतनी ज़्यादा नहीं है, अभी क्या करें इतना लेकर के। हालांकि जो इंडिया जनरली इंपोर्ट करता है ऑयल, जो क्रूड इंपोर्ट करता है, मैंने आपको बताया ब्रेंट और दुबई, उसकी प्राइसेस भी कम हो रही है, क्योंकि डिमांड तो ओवरऑल कम हो ही रही है ना, सप्लाई मेंटेन है, डिमांड तो कम हो ही रही है। तो आप देखोगे यहाँ पे फेब 2020 से लेकर के अभी तक अप्रैल तक 20 तक जा चुकी है, $20 प्रति बैरल, इतनी कम जो हो चुकी है सप्लाई, मतलब जो प्राइस है वो इतनी नीचे आ चुकी है, ठीक है। तो इसका फायदा भी जरूर इंडिया को थोड़ा होने वाला है फ्यूचर में, लेकिन WTI का डायरेक्टली इंडिया पे उतना ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें इस वीडियो में मैंने क्या क्या देख लिया, मैंने पहले आपको फ्यूचर समझाया, फ्यूचर्स किस तरीके से ट्रेड होते हैं वो समझाया, उसमें मैंने आपको समझाया हेजिंग और स्पेकुलेशन, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया कि हेजर्स और स्पेकुलेटर्स जो थे दोनों ने क्या किया, जो WTI था उसके फ्यूचर्स को एग्रेसिवली सेल कर दिया। WTI मैंने इससे पहले मैंने आपको समझा दिया था, उसको सेल कर दिया, उसकी वजह से प्राइस क्या हो गई, एकदम से डिक्लाइन हो गई।
और नेगेटिव में चली गई। ठीक है, और इंडिया का फिर उस पर अपने इम्पैक्ट देखा कि इसका कोई डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं है, नहीं, लेकिन जो ओवरऑल प्राइस ट्रेंड जो कम हो रहा है ऑयल का, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडिया को मिल सकता है। हालांकि वो अब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो बेनिफिट वो आप पे पास करती है कि नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, एक्साइज ड्यूटी लगा देती है, टैक्स लगा देती है अपना टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए, तो वो हो सकता है वो बेनिफिट अपने पे पास नहीं हो। ठीक है, तो ये टोटल चीज़ें हमने इसमें समझी है। मेरी आपसे गुजारिश है फिर से कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितने लोग समझना चाहते हैं इस टॉपिक को उनको समझने में मदद करें। आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप अपना कमेंट करके फीडबैक भी ज़रूर दे सकते हैं। आप डिमांड भी कर सकते हैं किस वीडियो पे आपको अगला जो है लेक्चर चाहिए। ठीक है, तो मैं आपकी डिमांड के हिसाब से भी वीडियो बना सकता हूँ। चलिए फिर अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।